हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज का आपका टॉपिक है प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी की जो प्रक्रिया है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस या क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उपयोगिता है। इससे पहले आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं। जैव प्रौद्योगिकी की अप्लाइड ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी एट्सेट्रा, जेनेटिक्स एट्सेट्रा सारी चीज़ समाहित होती हैं। एंड इट इज़ द टेक्निक टू यूज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू अचीव द वेरियस प्रोडक्ट। विभिन्न तरह के हमें प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, इट इज़ द ब्रांच इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि दो प्रोसेस थी, दो टेक्निक थी। कौन कौन सी थी? एक था यहाँ पर आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा था बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पॉल बर्ग जो उसके फादर थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको पता है कि जीवों के जो घटिया या दोषपूर्ण जीन होते हैं उसको हटा करके उसके स्थान पर स्वस्थ, हेल्दी और बेनिफिशियल जीन को एंट्री कराई जाती है। दैट प्रोसेस या टेक्निक इज कॉल्ड द जीनी अभियांत्रिकी। अब जीनी अभियांत्रिकी में आपने टूल्स पढ़ लिए थे। टूल्स में आपको पता है यहाँ पर कि जीनी अभियांत्रिकी का जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसमें रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी सबसे मेन है। पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी, जो हमारा डिज़ायर्ड जीन होता है उस जीन को किसी वेक्टर के द्वारा होस्ट में, मान लीजिए कि हमारे अंदर इंसुलिन फॉर्मिंग जीन नहीं है, तो इंसुलिन फॉर्मिंग जीन को हमने निकाल लिया, ठीक है, और किसी वेक्टर के द्वारा होस्ट में, जिस व्यक्ति में आवश्यकता उसमें प्रवेश करा दिया, तो ये कहलाती है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और उससे जो प्रोडक्ट लार्ज स्केल में प्राप्त होंगे उसकी स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स पढ़ लिए थे कि हमारे यहाँ एंजाइम्स थे। एंजाइम में क्लीविंग एंजाइम था, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और दूसरा था लाइगेटिंग एंजाइम, लाइगेज। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर पढ़ लिया था। वेक्टर वो होता है जो आइसोलेटेड और डिजायर्ड जीन को होस्ट तक ले जाता है अपने में जोड़कर, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर। वेक्टर के फॉर्म में प्लाज्मिड था, कॉस्मिड था, फैस्मिड था, शटल वेक्टर था, बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम थे, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम थे, एज वेल एज सिंथेटिक वेक्टर था, आर्टिफिशियल वेक्टर यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर कौन सा था जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बनाया है यहाँ पर, वो था। इसके अलावा यहाँ पर PUB 322 था, PUC 311 था, PUC 11, ये सब यहाँ पर क्या थे? वेक्टर थे। फिर हमने होस्ट पढ़ लिया था। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, प्रक्रिया किसकी? जीनी अभियांत्रिकी की या डीएनए टेक्नोलॉजी की, और उसकी एप्लीकेशन क्या, यूटिलाइजेशन है, क्या हमारे शरीर में, क्या हमारे समाज में उसकी उपयोगिता है बायोटेक्नोलॉजी की। आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। पहले हम आते हैं प्रोसेस में। तो ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, प्रोसेस माने प्रक्रिया। तो प्रोसेस क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में कि सबसे पहले हमको जीन को क्या करना है? आइसोलेशन ऑफ जीन। सबसे पहले जीन को हमने क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद हमको उसको क्या करना है? एकदम फ्रेश कर लेना है, प्योरीफिकेशन करना है। तो प्योरीफिकेशन हो गया यहाँ पर। तो आइसोलेशन ऑफ जीन कर लिया या जीनोम कर लिया, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर उसके बाद प्योरीफिकेशन पार्ट है। तीसरे पार्ट में आते हैं फ्रेगमेंटेशन। उसको छोटे छोटे पीसेज में हमने क्या कर लिया? फ्रेगमेंट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं? सेलेक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। हमने डिज़ायर्ड जीन को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं? यहाँ पर लाइगेशन करते हैं। उसको छोटे छोटे जो पीस है उसको आपस में जोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं यहाँ पर कि होस्ट के अंदर उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन These are the steps for the process of बायोटेक्नोलॉजी या प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम इसमें एक एक स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि आइसोलेशन ऑफ जीन। जीन का आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ को हमें आइसोलेट करना है बाय
लाइसोजाइम एंजाइम, यहाँ पर एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो क्या कर लेता है, पूरी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम के यूज से हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीनोमिक डीएनए को क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूवल ऑफ जीनोमिक डीएनए फ्रॉम होस्ट से प्राप्त करना है, इज नोन एज आइसोलेशन, कैरीड आउट बाय लाइसोजाइम एंड। अब लाइसोजाइम के साथ साथ सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम होता है सेलुलेज। तो जो सेलुलेज एंजाइम होगा वो तो क्या करेगा, डाइजेस्ट द सेल वॉल एज वेल एज काइटिनेज एंड काइटिनेज। सेलुलेज क्या है, सेलुलेज एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है, उसके डाइजेशन के लिए क्या यूज होगा, सेलुलेज एज वेल एज यहाँ पर काइटिनेज एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ काइटिन। काइटिन किस में पाई जाती है, फंगस में पाई जाती है। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फंगस का। तो इस तरह से उसको डाइजेस्ट करके उसकी सेल वॉल को, सपोज करिए कि ये यहाँ पर क्या है, होस्ट है, ये होस्ट है। तो होस्ट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करके, और ये इसका यहाँ पर जीनोम है, तो हमें जीनोम को क्या कर लिया, यहाँ से बाहर निकाल लिया। दैट इज कॉल्ड द आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक, अब दूसरे पार्ट में हम आते हैं। प्योरिफिकेशन, आइसोलेट करने के बाद क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन, बी पार्ट, दैट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या जीनोम। जेनेटिक मटेरियल को प्योरीफाई करना है, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हटाना है। तो क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं। तो डीएनए में जो आरएनए वगैरह होता है, डीएनए एसोसिएटेड विद आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन इज सेपरेटेड या इज प्योरीफाइड बाय आरएनएज, प्रोटीएज या प्रोटीएज एंजाइम एटसेट्रा। इनसे क्या कर लिया, डीएनए को हमने प्योरीफाई कर लिया। थर्ड स्टेप में हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है ये, फ्रेगमेंटेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, डीएनए। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, अगर लार्ज या जीनोम है पूरा, आपने जेनेटिक मटेरियल निकाल लिया है, तो उसमें हमें छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ना है, और जो पार्ट हमारे लिए यूजफुल है उसको निकाले, दैट इज अ डिजायर्ड जीन। तो कैरीड आउट बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और आपको पता है ये एंजाइम यहाँ पर बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था। ठीक है, अर्बर ने प्राप्त किया था इकोलाई बैक्टीरिया से, इसे इको कहा गया था। और इसके बाद नेथन्स और स्मिथ ने किससे प्राप्त किया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया से। ओके, अब इस तरह से उन्होंने इसको क्या कर दिया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद जो है एट ऑप्टिमम पीएच एट पैलिंड्रोम्स, ठीक है,
पैलिंड्रोम्स पर हमने इसको क्या कर दिया, कट लगा दिया, क्योंकि ये क्लीविंग एंजाइम होता है। दिस इज द क्लीविंग एंजाइम। अब हमें क्या करना है, जब हमने इसको फ्रेगमेंटेशन कर दिया, फ्रेगमेंटेशन के बाद हमको अ सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, अब हमें जो वांछित जीन है उसको सिलेक्ट करके प्राप्त कर लेना है। सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, वांछित जीन को प्राप्त करना या वांछित जीन को क्या करना, सेलेक्ट करना। अब ये जो फोर्थ प्रोसेस है, तो जब डीएनए, सपोज करिए कि ये पूरा जेनेटिक मटेरियल ऐसा था, इसको छोटे 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 ऐसे पीसेस में हो गया, तो अब इसमें से हमारे लिए कौन सा यूज़फुल है, तो ये तो था फ्रेगमेंटेशन। अब सपोज करिए कि हमारे लिए ये वाला यूज़फुल है, इधर वाला अलग कलर से बना दें, ये सपोज करिए ये यूज़फुल है हमारे लिए, तो इसको किस तरह से सिलेक्ट करना है, कैसे हमको इसको आइसोलेट करना है, हमको ये प्रोसेस पढ़नी है। तो ये कैसे होता है, कैरीड आउट बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये एक यहाँ पर प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोड की सहायता से यहाँ पर डीएनए को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द प्रोसेस, पूरा बोर्ड आ रहा है ना बेटे, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द प्रोसेस टू isolate the DNA via agarose gel, with help of electric field, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से एगरोस जेल द्वारा हमें डीएनए को क्या कर दिया है, आइसोलेट करना है। कैसे करना है, यहाँ पर इस स्टेप को हम पढ़ते हैं। जो हमारा डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और निश्चित है जो निगेटिवली चार्ज होगा वो किस तरफ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएगा। आवर डीएनए is negatively charged and moves towards anode in electric field। विद्युत धारा में जो है किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड एगारोस जेल इज ए कार्बोहाइड्रेट, क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट है, ऑब्टेन्ड बाई, किससे प्राप्त किया गया था, ऑब्टेन्ड बाई जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया एल्गी। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से हमने एगरोस जेल प्राप्त किया था। अब हमने एगरोस जेल प्राप्त तो कर लिया, ठीक है। अब एगरोस जेल क्या फंक्शन करेगा, पहले तो हमारा डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज था, तो वो किस तरफ चला गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तरफ चला गया। अब जो हमने एगरोस जेल का यूज़ किया यहाँ पर, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू द साइज। द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए separate out according to size of pores of agarose gel। अब क्या होगा यहाँ पर, स्मॉलर द डीएनए
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, फास्टर द मूवमेंट, स्मॉल द डीएनए मूव्स फास्टर। जितना डीएनए छोटा होगा उतना ही तेजी से क्या करेगा, ये मूव करेगा। अब जब मूव कर रहा है यहाँ पर शॉर्ट फ्रेगमेंट में, तो अब अगर उस जेल को हॉट वाटर में हम डिलीट क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और फिर उसको कूल करते हैं, देन agarose gel is mixed in hot water, then in cold water। पहले हॉट वाटर में डाल देते हैं, फिर किस में डाल देते हैं, कोल्ड वाटर में डाल देते हैं। तो पहले इसका डीनेचुरेशन होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, पहले डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, और फिर कोल्ड वाटर में रख देंगे तो कहेंगे उसको एनिलिंग। इसमें क्या होगा, रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन की जो प्रक्रिया होगी डीएनए की, वो एगरोस जेल में जब वाटर में डालेंगे तब होगी, और उसके बाद जो डबल हेलिकल डीएनए बन जाएगा, और उस प्रोसेस को लगातार करते रहेंगे। आफ्टर इट डबल हेलिकल डीएनए, ब्रैकेट में लिख देंगे डिजायर्ड जीन इज ऑब्टेन्ड। इस प्रोसेस से डिजायर्ड जीन हमको ऑब्टेन्ड हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब क्या करेंगे, लाइगेशन करेंगे। लाइगेशन माने उसको जोड़ देंगे। नाउ द फिफ्थ टॉपिक, लाइगेशन। लाइगेशन का क्या मतलब होगा यहाँ पर, कि ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, तो वेक्टर की सहायता से इन प्रिंसिपल डीएनए लाइगेज टू मेक रिकवरेंट डीएनए। तो लाइगेशन ऑफ जीन, लाइगेशन ऑफ जीन विद वेक्टर, विद हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज किसकी तरह काम करता है, यहाँ पर ग्लू की तरह काम करता है, एज ग्लू, टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ बनाते हैं। दिस इज द होस्ट। होस्ट में यहाँ पर ये इसका जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल। अब हमने क्या किया, यहाँ पर होस्ट की क्रिया किससे कराई, होस्ट की क्रिया कराई हमने यहाँ पर किससे, या तो लाइसोजाइम से या फिर सेलुलेज से और फिर काइटिनेज से। इतना कराने के बाद ये पूरी सेल वॉल क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई, और केवल क्या बचा, अंदर का जेनेटिक मटेरियल बचा। मैं इस जेनेटिक मटेरियल को रेड कलर से कर दे रहा हूँ ताकि इजीली हमको समझ में आए। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। अब ये केवल जेनेटिक मटेरियल बचा, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, होस्ट क्या हो गया, इसकी सेल वॉल डिसॉल्व हो गई। क्या थी ये, सेल वॉल थी, ये डिसॉल्व हो गई। अब इस जेनेटिक मटेरियल ये बचा हमने यहाँ पर, इसको क्या करना है, इसको प्योरीफाई करना है। प्योरीफाइंग किसकी सहायता प्योरीफाई किया था, आरएनएज और प्रोटीएज से। ठीक, तो प्योरीफाई करने पर क्या हो गया, जो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सब्सटेंस लगे थे वो रिमूव हो गए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको फ्रेगमेंटेशन, इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक, और थोड़ा छोटा बना देंगे। हाँ,
ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। हमने यहाँ पर जो आइसोलेट किया वो केवल ये वाला पार्ट था, इनमें से केवल एक ठो कोई सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो डिजायर्ड जीन है, इस डिजायर्ड जीन की क्रिया करा दी किससे? दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज द डिजायर्ड जीन, और यहाँ पर इन दोनों की क्रिया हुई तो हमारा जो वेक्टर के साथ ये वाला जीन क्या हो गया? ऐड हो गया, ठीक है। इसमें जो कट लगाया था किसकी सहायता से लगाया था? विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। यहाँ पर भी आपने जब इसका फ्रेगमेंटेशन किया था तो फ्रेगमेंटेशन में किसकी सहायता पड़ी थी? ये जरूरत पड़ी थी रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, इस एंजाइम की आवश्यकता पड़ी थी, और ये हमारा बन गया दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो ज्वाइनिंग हुई है, ये ज्वाइनिंग विद द हेल्प ऑफ द किसकी सहायता से? लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम ना होता तो यहाँ पर हम इस डिजायर्ड जीन को उसमें जोड़ नहीं सकते थे। अब इसके बाद क्या हो गया? जैसे ही हमने यहाँ पर इसको एंट्री करा दी तो अब इसमें क्या होगा? इसका ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर एंट्री कराएंगे? इन होस्ट। जब होस्ट के अंदर ये जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो फिर क्या करेगा? यहाँ पर ये एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई का मतलब है ये क्लोनिंग करेगा, बहुत तेजी से मल्टीपल कॉपीज बनेंगी यहाँ पर। तो कल्चरिंग इसे कहेंगे यहाँ पर, कल्चरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं कल्चरिंग ऑफ डीएनए के, जो होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वेरियस कॉपीज बनती हैं एंड फॉर्म्ड, एंड वेरियस कॉपीज आर फॉर्म्ड। अब ये जो वेरियस कॉपीज बन रही हैं इसे कहते हैं यहाँ पर ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटर्ड या इंटर्स इनटू होस्ट एंड मल्टीप्लाइड टू मेक multiple copies of desired gene and their product। डिजायर्ड जीन उसके प्रोडक्ट की मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। इट टेक्स प्लेस बाई पीसीआर। किसके द्वारा हो रहा है? ये पीसीआर के द्वारा। पीसीआर को क्या कहते हैं यहाँ पर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमको यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ना है कि वास्तव में पीसीआर क्या होता है। अब आप देखिए
आप देखिए व्हाट इज पीसीआर मैं बना रहा हूँ। दिस टेक्निक is discovered by एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर कैरी मुलिस। कैरी मुलिस, तो कैरी मुलिस ने ये टेक्निक डिस्कवर की है। और इस टेक्निक का फ़ायदा क्या है यहाँ पर कि बेस्ड ऑन द कि सबसे पहले डीएनए किस तरह से क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो मल्टीपल जो कॉपीज बनती हैं which shows the process of formation of multiple copies of recombinant डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरह से अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, इसकी जो टेक्निक है वो इसने खोजी थी। और इन विट्रो भी बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अब ये दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन डीनेचुरेशन and renaturation of DNA, renaturation of DNA इन विट्रो, शरीर के बाहर किस तरह से ये मल्टीपल कॉपीज बना रहा है उसके लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया। और ये वास्तव में टेक्निक इस पर डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कब होता है आपको पता है, हाई टेम्परेचर देने पर जब डीएनए के दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन। और जब दोनों फिर से मिल जाते हैं, विच इज कॉल्ड द रीनेचुरेशन। तो अब इस प्रोसेस को हम यहाँ पर बना रहे हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो हाई टेम्परेचर देना डीनेचुरेशन कहते हैं और जो लो टेम्परेचर देना उससे क्या कहते हैं, रीनेचुरेशन। द हाई टेम्परेचर सेपरेट्स द टू स्ट्रैंड्स, separates the both strands of double stranded DNA. This is called the denaturation. इसे क्या कहते हैं, denaturation कहते हैं, ठीक है। और जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर इज हेल्पफुल फॉर, फिर से क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस, ज्वाइनिंग ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये कहलाता है रीनेचुरेशन। अब इस टेक्निक में रीनेचुरेशन कैसे हो रहा आप देखिए। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है 5'3" और दूसरा है यहाँ पर 3'5", ठीक है ना। क्या ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक। इसको यहाँ पर हम हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर। अभी इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लगे हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे हाई टेम्परेचर देंगे तो ये द हेलिक्स में ये 5'3" था और ये 3'5" था। इसमें ये बेस पेयर के बीच के बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं बॉन्ड्स ब्रोकन डाउन। क्या हो गए, इससे बॉन्ड्स बीच से टूट गए हैं। अब जैसे यहाँ पर नीचे बॉन्ड्स टूटे हैं तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनिलिंग करेंगे। लो टेम्परेचर, इसे कहते हैं एनिलिंग।
हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री सेंटीग्रेड था, लो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो आप यहाँ पर देखिए ये 5-3 स्ट्रैंड था और ये हमारा 3-5 स्ट्रैंड है। तो क्या होगा कि जैसे ये 5-3 है, इसका नया स्ट्रैंड हमेशा किस जगह बनता है 5-3, तो यहाँ से नया स्ट्रैंड बनना शुरू होगा। दिस इज़ द 5 इज़ द 3 और यहाँ से नया स्ट्रैंड ऐसे बनेगा, दिस इज़ द 5 दिस इज़ द 3। ये दोनों क्या हैं? दीज आर द न्यू स्ट्रैंड्स। तो न्यू स्ट्रैंड्स जो बन रहे हैं ड्यू टू द प्राइमर 1 एंड ड्यू टू द प्राइमर 2। ठीक है, तो प्राइमर क्या है यहाँ पर? प्राइमर्स सिंथेसाइजेस न्यू स्ट्रैंड फॉर्म। प्राइमर्स शोज पोजीशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। ठीक है, जो नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हो रहे हैं वो प्राइमर इस पोजीशन को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। और इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एज वेल एज एनटीपी एंड मैग्नीशियम। दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज एंड मैग्नीशियम है। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, ये क्या है? DNTP। तो ये जो बना है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो DNTP दिया हुआ है, DNTP डीऑक्सी, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या थे? ये मैग्नीशियम आयन थे, मैग्नीशियम आयंस। और डीएनए पॉलीमरेज इसको क्या कर रहा है? बहुत तेज़ी से फास्ट एक्शन करता है। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा एक्सटेंशन होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये होता है किस? अप्रॉक्सीमेटली 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इससे क्या होगा? ये 5-3 स्ट्रैंड था और ये 3-5 स्ट्रैंड था। अब इसमें ये जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं, मैं उसको अलग कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से इंडिकेट हो जाएगा। हमेशा 5-3 डायरेक्शन में ही क्या बनता है? नया स्ट्रैंड बनता है, आपको पता है। तो ये 5-3 फॉरवर्ड बन रहा है और ये कैसा? बैकवर्ड स्ट्रैंड है। और इस तरह से यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। और दोनों स्ट्रैंड जब बन जाएंगे तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो आप ये देखेंगे, ये जो 5-3 वाला है ये स्ट्रैंड्स, ठीक, तो ये वाला जो है ये 5-3 था, तो दूसरा यहाँ पर बनेगा 3-5। ठीक, इस वाले के लिए दूसरा स्ट्रैंड यहाँ से बनेगा। ये 5-3। ये एक स्ट्रैंड कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड जा रहा है। एक स्ट्रैंड कहाँ आ रहा है? बैकवर्ड आ रहा है। और ये हो जाएंगे 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक स्ट्रैंड से किस तरह से 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है? दिस इज कॉल्ड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये जो क्रिया हो रही है यहाँ पर, इस क्रिया में एक जो जीन होते हैं वो एम्प्लीफाई करते हैं और सेल्स हैविंग एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ठीक है।
अब जब ये डिजायर्ड जीन लार्ज स्केल में बनाने हैं, सपोज करिए इस प्रोसेस से, तो केवल एक सेल में थोड़ा सा डीएनए बन गया वाला। अब हमको जो इसका प्रोडक्ट है वो लार्ज स्केल में बनाना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं यहाँ पर, उस इंस्ट्रूमेंट को या उस उपकरण को या उस बर्तन को, वेसल को क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो बायोरिएक्टर वर्ड यूज होता है, बायोरिएक्टर। अब आप सोचिए कि बायोरिएक्टर क्या है। आपका जो यहाँ पर लार्ज स्केल में जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई recombinant DNA in large scale known as बायोरिएक्टर। ठीक, तो हमारा जो प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बन रहा है वो लार्ज स्केल में, वो बायोरिएक्टर्स में बन रहा है। और इस तरह के जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हैं, यहाँ पर इट प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन विच प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, pH etc. and having following पार्ट्स। इसमें जो बायोरिएक्टर्स होता है, कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? तो आप देखिए यहाँ पर एजिटेटर सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑक्सीजन एजिटेटर सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है? फोम कंट्रोल सिस्टम। फिर इसके बाद ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए होता है O2 डिलीवरी सिस्टम। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। ठीक, तो एजिटेटर सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है और सैम्पलिंग सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम। और क्या है यहाँ पर? जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में जो सबसे पहले जो पार्ट बन रहा है उसे कहते हैं सैम्पलिंग टेस्टिंग सिस्टम। इतने सारे पार्ट्स बायोरिएक्टर्स में होते हैं, इसके द्वारा लार्ज स्केल में हम डिजायर्ड जीन द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं, हम उन प्रोडक्ट का बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट अभी तक बनाए जा चुके हैं बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट और उनका यूजेस। रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स मेन, और उसका यूज़ क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम से हमने जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बनाए हैं वो कहाँ कहाँ यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बनाया? ग्रोथ हार्मोन। क्या है ये? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो ड्वार्फिज्म होती है, बौनापन, उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं इससे? ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म, जो बौनापन है उसको दूर कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बनाते हैं ह्यूमन इंसुलिन। तो ये किसका है यहाँ पर? क्योर ऑफ डायबिटीज़। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर बनाया है यहाँ पर टिश्यू प्लाज्मिनोजन फैक्टर, जो टीपीए है, वो हार्ट अटैक से बता है। टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, एक्टिवेटर।
ये क्या करता है, क्योर ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को काफ़ी सीमा तक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या कर सकता है, रोक सकता है। फिर इंटरफेरॉन आपको पता ही है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन पता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाया है हमने, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का यूज़ कहीं में हो सकता है, हीमोफीलिया में, ठीक है, हो सकता है ना। एक हीमोफीलिया आपको पता है कि ब्लड क्लॉट नहीं करता है, लगातार सेक्स लिंक डिसीज़ है हीमोफीलिया में। फिर इसके बाद वैक्सीन्स हैं, क्योर ऑफ डिसीज़, रोग से लड़ने के लिए। डायबिटिस की हो सकती है, हर्पीस की हो सकती है यहाँ पर, हर्पीस के अलावा कौन सी हो सकती है यहाँ पर, हेपेटाइटिस, हर्पीस और हेपेटाइटिस। और ये जो सारी वैक्सीन है वो कैसी हैं, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन हैं, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। बता चुके हैं आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स के बारे में। ये हमने अब पढ़ लिया प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, जैव प्रौद्योगिकी की कौन कौन सी प्रक्रिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि कौन सा ले जाएंगे यहाँ पर, कि एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मेन टॉपिक में हम आते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, प्रोसेस पढ़ लिया, ठीक। अब हम किस टॉपिक में आएंगे, एप्लीकेशंस। यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से अभी तक हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से उसकी उपयोगिता है, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट हो या प्लांट प्रोडक्ट हो, दोनों ही प्रोडक्ट हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या उपयोगिता है, तो उपयोगिता जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको पता है कि जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं, सॉरी, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम यहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं, इंक्लूड द थेराप्यूटिक्स यूज, डायग्नोस्टिक यूज, इंक्लूड्स थेराप्यूटिक यूज, डायग्नोस्टिक यूज, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms, also called the transgenic organisms, transgenic organisms, ठीक है। तो एक तो इसका क्या थेरेप्टिक यूज़ है, फिर इसके बाद डायग्नोस्टिक यूज़ है जेनेटिक मॉडिफाइड एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसजेनिक फॉर एग्रीकल्चर, एंड ऑफ ह्यूमन यूज़, ये एप्लीकेशंस ऑफ वैल्यू। अब इसके बाद हमको देखना है कि जो ट्रेडिशनल मेथड थे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के, वो बहुत पुराने थे। ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट like selection,
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, इज नॉट सो गुड एंड टाइम कंज्यूमिंग, which who change whole genome, पूरे जीनोम को ये चेंज कर देते थे, बट ए डिजायर्ड जीन इज नॉट कन्फर्मली चेंज्ड इफ नेसेसरी। अगर किसी पर्टिकुलर जीन को हमको चेंज करना है तो ये जरूरी नहीं है कि वो जीन यहाँ पर कन्फर्मली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई गई। सो बाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, biotechnology, we are able to change even a single gene, defected gene from genome। पूरे जीनोम से अगर एक सिंगल जीन भी डिफेक्टेड है तो हम उसको चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं, और जिसमें यहाँ पर चेंज होता है वो जेनेटिकली ऑर्गेनिजम्स whose genes are altered, जिसके जीन्स में चेंज होता है, नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड द टाइप ऑफ जीन, दिस जीन इज ट्रांसजीन। ऐसे जीन को क्या कहते हैं यहाँ पर, ट्रांसजीन कहते हैं या फिर फॉरेन जीन कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर कि क्या क्या यूजेस हैं। तो बहुत तरह में जेनेटिकली मॉडिफाइड में है। तो क्रॉप के केस में अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हमने क्या बनाया है, या कह सकते हैं यहाँ पर वी ऑब्टेन्ड वेरियस वेराइटीज, ऑफ प्लांट्स एंड animals via this process with disease resistant power। एक तो यहाँ पर हमने रोग प्रतिरोधक वैरायटी, डिसीज रेजिस्टेंट पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करी है, ठीक है। हाई यील्ड प्रोडक्शन अपने बढ़ा लिया। अगर एनिमल के केस में देखा जाए तो मीट का, मिल्क का, एग का प्रोडक्शन बढ़ गया। अगर यहाँ प्लांट के केस में देखा जाए तो फ्लावर फ्रूट्स का प्रोडक्शन जो है, वुड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो डिसीज रेजिस्टेंट पावर डेवलप करी है, हाई यील्ड विकसित की है, एज वेल एज यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रेस या जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है यहाँ पर, रेजिस्टेंस टू अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल जो कंडीशंस हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस पावर विकसित कर ली है, एज वेल एज जो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑफ जो है मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो बढ़ा ली है, मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक। अब इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट पार्ट में आते हैं मेनली कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए गए हैं वो वास्तव में किस किस फील्ड में हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं इन द फील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसमें देखते हैं? इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में इसका क्या यूज़ है या क्या यहाँ पर क्या है यूटिलाइजेशन या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर क्या है एप्लीकेशंस इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है प्लांट्स में एक एंजाइम होता है रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट इन, किसमें पाया जाता है? यहाँ पर जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स काहे के लिए होता है रूबिस्को एंजाइम? which contain carboxylase and oxygenase capacity. oxygenase capacity दोनों क्षमता होती है इसमें, कार्बोक्सिलेज की क्षमता भी होती है, कार्बोक्सिलेशन की और ऑक्सीजनेस की भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक अल्ट्रेशन कर देते हैं जो इसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी क्या कर देता है? रोक देता है। मोस्ट ऑफ द फूड इज एग्जॉस्टेड बाय ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। सो by use of या so by entry of specific genes in plants। अगर स्पेसिफिक जीन हम एंट्री करा देते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजनेज कैपेसिटी इज रूल्ड आउट। ऑक्सीजनेज कैपेसिटी इज रूल्ड आउट। ऑक्सीजनेज जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है एंड क्या बढ़ जाती है? फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी इज मच बेटर एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी इंक्रीजेस। प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता, भोजन बनाने की जो क्षमता है वो क्षमता बढ़ जाती है प्लांट्स में। तो रूबिस्को एंजाइम में ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस द्वारा हमने क्या किया है? इस तरह के प्लांट्स बनाए हैं। ठीक है, तो स्पेशली डिजाइंड जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देखिए कि ये यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का। फिर इसके बाद यहाँ पर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस कैपेसिटी। आपको पता है हर्बिसाइड होते क्या है? ठीक है, हर्ब माने होता है ग्रीन प्लांट्स। क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स। और साइड माने होता है टू किल, क्या करना? मारना। बहुत सारे होते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड माने इंसेक्ट को किल करना, फंगिसाइड माने फंगस को किल करना, पेस्टिसाइड माने जो बहुत स्मॉल पेस्ट होते हैं जो किस पे लगते हैं? यहाँ पर फूड ग्रेन्स पे लगते हैं, उसको किल करना। तो हर्बिसाइड, वीडीसाइड माने किसको किल करना? वीड को किल करना। तो हर्बिसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, और इंसेक्टिसाइड। तो यहाँ पर हर्ब को किल करना। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पर ऐसा केमिकल डालते हैं खेतों में तो वो यहाँ पर अनवांटेड प्लांट को तो किल करता ही है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या कर देता है? हमारे यूजफुल प्लांट्स को भी किल कर देता है। तो जब भी हम कोई केमिकल डालते हैं तो केमिकल जो है किसी प्लांट को पर्टिकुलर सेलेक्ट नहीं करता, वो सारे जो है प्लांट्स को एक साथ क्या करने लगता है? डैमेज करने लगता है। तो ये जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है या हर्बिसाइड टॉलरेंस कैपेसिटी है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी या टॉलरेंस कैपेसिटी, chemical used to kill herbs
हर्ब्स को किल करने वाला जो केमिकल है वो हर्बिसाइड कहलाता है। अब क्या होगा, वीड को किल करता है तो वास्तव में हर्बिसाइड के हम कह सकते हैं, वीडिसाइड वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये स्प्रे करते हैं टू किल द हर्ब्स, मोस्टली किसके लिए यूज़ होता है, वीड्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हर्बिसाइड की जगह हम वीडिसाइड भी लिख सकते हैं, वीडिसाइड। हु किल्स बोथ अनवांटेड एंड यूजफुल प्लांट्स। ये जो केमिकल है ये अनवांटेड प्लांट को भी किल करता है और यूजफुल प्लांट्स को ही किल करता है। तो अब क्या करें, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हमें यहाँ पर ऐसी क्रॉप डेवलप करनी है जो यहाँ पर इस केमिकल के प्रति क्या हो जाए, रेजिस्टेंस पावर। तो बाय बायोटेक्नोलॉजी वी मेड सच क्रॉप्स, ठीक है, हु हैव टॉलरेंट कैपेसिटी टू वीडिसाइड। वीडिसाइड और हर्बिसाइड के प्रति टॉलरेंट कैपेसिटी हो, प्रतिरोधक क्षमता हो, ताकि वो नष्ट ना हो सकें। और ये जो है कैपेसिटी कैसे हो रही है कि ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं टॉलरेंट कैपेसिटी इन किसमें, यहाँ पर जीएमओ क्रॉप्स, टॉलरेंट कैपेसिटी इन जीएमओ क्रॉप्स अगेंस्ट द वीडिसाइड। ठीक, एंड these crops produced more enzyme। ये क्रॉप क्या करती हैं, ऐसे एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा मात्राएं बनाती हैं, मोर एंजाइम, जो इनएक्टिवेटेड, जो क्या कर देते हैं, हर्ब द्वारा इनएक्टिवेट कर दिए गए थे। तो सिक्रीशन ऑफ मोर एंजाइम्स, क्या करेंगे यहाँ पर, सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा दोज एंजाइम्स which are inactivated by वीडिसाइड। ऐसे एंजाइम बनाएंगे जो इनएक्टिवेट कर दिए गए थे, तो इसलिए उनको फिर से क्या है ना, एक्टिवेट करना है। दूसरा क्या हम आएंगे यहाँ पर, सिक्रीशन ऑफ सच एंजाइम्स which are less susceptible to weedicide। ऐसे केमिकल के प्रति बहुत कम संवेदनशील हों, उसकी मात्रा ऐसे एंजाइम की ये लोग बनाएंगे, और जो उसको क्या कर, जो एक्टिवेट हो गए उसके बारे में ज़्यादा बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिटॉक्सीफाई कर देंगे, एज वेल एज secretion of chemicals which may detoxify the effect of weedicides। ऐसे केमिकल सीक्रेट करेगा ऐसा प्लांट जो क्या कर दे, वीडिसाइड के इफेक्ट को, हार्मफुल इफेक्ट को क्या कर दे, डिटॉक्सीफाई कर दे। तो ये सब यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के, कि हम यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम में चेंज कर सकते हैं ताकि यहाँ पर ऑक्सीजनेस कैपेसिटी घट जाए, और यह क्या हो जाए, जितना भी यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स द्वारा, फूड फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब हमको प्राप्त हो जाए। नहीं तो बहुत सारा फूड बनता तो है, लेकिन रिस्पिरेशन द्वारा क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है प्लांट्स में।
इसी के तरह यहाँ पर जो बहुत कॉमन केमिकल होता है वीडीसाइड या हर्बिसाइड, जो हमारे यहाँ पर अनवांटेड प्लांट को किल करता है, तो अनवांटेड के साथ साथ यूजफुल प्लांट, मान लीजिए गेहूँ बोया है तो गेहूँ के साथ जो खरपतवार, जो गेहूँ का मामा, ये जो उगाते हैं प्लांट्स, वो भी साथ साथ नष्ट हो जाते हैं वीडीसाइड डालने पर। तो हमको ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रॉप्स डेवलप करनी है जिसमें अलग से केमिकल नहीं डालना है। हमने जैसे ही वीडीसाइड छिड़का तो उस वीडीसाइड का कोई असर इन क्रॉप्स पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एंजाइम सिक्रीट करेंगे जो यहाँ पर वीडीसाइड उसको इनएक्टिवेट करता है, तो ये एक्स्ट्रा ज़्यादा सिक्रीट करेंगे ताकि इनएक्टिवेट ना हो सके। ऐसे एंजाइम बनाएंगे जो वीडीसाइड के प्रति ससेप्टेबल ना हो, संवेदनशील ना हो। ऐसे केमिकल सिक्रीट करेंगे ये प्लांट्स नेचुरली, जो वीडीसाइड के टॉक्सिक इफेक्ट को क्या कर दें, ख़त्म कर दें। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है कि जिसमें हमको अलग से केमिकल वगैरह डालने की, फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं होती। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उस पर्टिकुलर जीन का यूज़ करके हम वांछित प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं ताकि मानव का जीवन और ज़्यादा इजी हो जाए। तो इस विधि से बहुत कम समय में, बहुत कम लागत पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत माइन्यूट विधि है। इसकी विधि को, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो लैबें बनती हैं उसमें बहुत एक्सपेंस होता है, लेकिन फिर बाद में जब प्रोडक्ट बनते हैं तो बहुत कम जो है लागत में और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त किए सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। अभी इसकी यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं वो भी रह गई हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।